हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 1 चल रही है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ठीक है। जिसमें आपने फर्स्ट देखा आपने रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने वन डबल फोर्सेस और टाइप्स ऑफ वन डबल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने देखा था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और उसमें हमने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हमने डाइपोल मोमेंट तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, यानी कि आपका फोर्थ टॉपिक है, वो है आपका पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे फजान्स रूल्स, ठीक है, फजान्स रूल। चलिए पहले देख लेते हैं, आज का टॉपिक लिख लेते हैं, फिर समझते हैं टॉपिक क्या है आपका। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, या जिसको आप क्या बोलोगे, फजान्स रूल, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फजान्स रूल, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फजान्स रूल के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो कंपटीशन में भी ये जे है फजान्स, ठीक है, FAJAN''S फजान्स रूल, ठीक है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या पढ़ा था? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। वहीं से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स था, तो हमने उसमें देखा था कि कोई भी आयनिक, कोई भी जो कंपाउंड है वो पोलर नॉन पोलर दो तरह से हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि हमने उसमें कोवेलेंट कंपाउंड में देखा था। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें भी कंपाउंड क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर। कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, पोलर भी और नॉन पोलर भी। और पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो होते हैं जिसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। हमने देखा था पार्शियली आयंस बन जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये हमने देखा था, ठीक है। तो वो होते हैं आपके पोलर। पोलर क्या? जिसमें आयंस बन जाते हैं आपके, ठीक है, आयंस जनरेट हो जाते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्या, पोलर। नॉन पोलर देखा था हमने जिसमें आयंस जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर हमने इनकी पहचान भी देखी थी कि पोलर का और जो है नॉन पोलर का पता कैसे लगाएं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की बेसिस पे हमने देखा था, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 आ रहा था, वो क्या था, वो नॉन पोलर थे। और जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही थी, वो हमने कंसीडर किया था कि वो पोलर हैं, ठीक है। अब इसके लिए ये सब क्यों आया कि पोलर, ये तो कोवेलेंट कंपाउंड थे, तो कोवेलेंट कंपाउंड में हमने आयनिक कैरेक्टर देखा था, आपको याद हो तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये हमने मेजर किया था। और यही हमने किया था किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आप समझिए हमने क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक पहले समझ लेते हैं। हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर कैसे आता है, कितना आता है, ये देखा था हमने डाइपोल मोमेंट से। आज हम देखेंगे इसका जस्ट उल्टा, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। टॉपिक समझिए आज का, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। पहले हमने इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स है, उसमें हमने देखा कि किसी भी कोवेलेंट, जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। एक बात होती है कि कोई भी हमारी जो नेचर है, नेचर में कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक है, ना ही 100% कोवेलेंट है, ठीक है। ना तो कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक है, ना ही 100% कोवेलेंट है। यानी कि कोई भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें आयनिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ पाया जाएगा, और कोई आपका आयनिक कंपाउंड है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। अब इसको पता कैसे लगाएं कि कोई हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, ठीक है। तो हमने इसका पता लगाया, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का पता लगाया डाइपोल मोमेंट से। अब इसके जस्ट उल्टा कि कोई आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का पता कैसे लगाएं, तो आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड का पता लगाते हैं, किसके हेल्प से, फजान्स रूल्स की हेल्प से। इसके लिए फजान एक साइंटिस्ट हुए हैं, फजान्स ने अपना रूल दिया है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक। अब इससे रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। तो वही आज का आपका टॉपिक है,
जैसे हमने उसमें पढ़ा था पॉलरिटी ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की पॉलरिटी, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड था लेकिन उसमें भी पॉलर आ रहा था नेचर, तो हमने बॉन्ड की पॉलरिटी देखी थी। आज हम देखेंगे पॉलराइजिंग पावर भी बोलते हैं जिसे, या पॉलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। अभी ये सबका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि पॉलराइजिंग पावर क्या होती है, पॉलराइजेबिलिटी क्या होती है। अभी जस्ट अभी हम क्लियर करेंगे ये सारे टॉपिक्स, ये सारे जो आपके यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं, या फिर इनको किससे हमने मेजर किया है, फजान्स रूल्स ने। इन सब के बारे में किसने बताया है, फजान्स रूल ने। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर के बारे में कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से पता लगाते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है कोवेलेंट कंपाउंड वो पोलर है नॉन पोलर है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर किस में आ रहा है कोवेलेंट कंपाउंड की, आयनिक कैरेक्टर का पता लगाते हैं डाइपोल मोमेंट से, और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगाते हैं फजान्स रूल से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेचर में कोई भी कंपाउंड 100% ना तो आयनिक होता है ना ही 100% कोवेलेंट होता है, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा कुछ ना कुछ, और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा कुछ ना कुछ, इसीलिए ये सारी थ्योरीज बनी है आपकी। ठीक है, तो हम ये वाला पोर्शन तो पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा डाइपोल मोमेंट, और आप बता सकते हो पॉलर और नॉन पॉलर। आज हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड में कैसे परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, यानी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो जाता है, और इसका डिटरमाइन कैसे करते हैं, यानी कि फजान रूल कैसे बताएगा कि कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हुए भी किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है या किसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फजान्स रूल, बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फजान्स रूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आई थिंक अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कहता है आपको पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, या जिसे हम फजान्स रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फजान्स ने दिया था, क्या दिया था फजान्स ने, कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है, इसके बारे में फजान्स ने बताया। इसलिए हमने इसको एक और भी नाम बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, या तो इस नाम से आया कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये इस नाम से भी आ सकता है, या पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन से भी आ सकता है, या फजान्स रूल से भी आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी नाम से आए आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वही नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर, यानी कि कोई भी कंपाउंड नेचर में ना तो 100% आयनिक है या 100% कोवेलेंट है। ठीक है, कंप्लीटली कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली ना कोवेलेंट है ना आयनिक है, यानी कि आयनिक में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स, जैसे कि ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैज सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, हमने देखा था पहले इससे पहले वाले लेक्चर में कि जितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, आपका आयनिक कैरेक्टर होता है। तो द आयनिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव सम पार्शियल कोवेलेंट कंपाउंड कैरेक्टर, सॉरी इसी तरह क्या होगा आपका, जैसे आयनिक हमने कोवेलेंट कंपाउंड में देखा कि कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, वैसे ही आयनिक कंपाउंड में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। The partial covalent character of the ionic bonds was discussed by Fazan in 1924 in terms of the following rules called the Fazan's rules। अब जो कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड में, आयनिक जो बॉन्ड्स हैं उसमें कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, ये किसके थ्रू डिस्कस किया गया था, ये किया गया था फजान्स के थ्रू इन 1924 में, और उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे। वो रूल्स दिए थे, मैं वो रूल्स भी लिखवाऊंगी इसके बाद। पहले तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्या पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, और ये रूल्स फजान्स ने क्यों दिए। ठीक है, तो ये दिया है और ये चल रहा है। अब इसके बाद रूल्स आएंगे, जो फजान्स ने कुछ रूल्स दिए हैं, लिखा है हमने फॉलोइंग रूल्स। अब यहाँ पे जो हम रूल्स लिखेंगे इसलिए लिखा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फजान्स रूल। ठीक है, तो फजान्स रूल से ये पता लगाएंगे हम कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। फिर आगे when two oppositely charged ion approach each other, आपको पता है जब दो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे को क्लोजली, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। द केटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि केटायन क्या करता है, उसका केटायन यानी कि पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर ऑफ द एनायन, यानी कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर होता है, ये देखो इस तरह से आपका एनायन होता है, एनायन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर होता है, ये चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा आपका, कोई भी केटायन मान लीजिए X+, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो केटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर ऑफ एनायन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके आयंस होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। एंड साइमल्टेनियसली रिपेल्स द एनायंस न्यूक्लियस, लेकिन क्या होता है, वो क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट तो करते हैं। केटायन किसको अट्रैक्ट करता है, केटायन जो है एनायन के जो एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, रिपेल भी कर रहे होते हैं द एनायन न्यूक्लियस, एनायन के न्यूक्लियस को। एनायन का न्यूक्लियस कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना,
एनायन का न्यूक्लियस, तो क्या कर रहे होंगे एनायन के न्यूक्लियस को, इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा उसको क्या करेंगे, रिपेल भी कर रहे होंगे, ये सॉरी इसके क्या चार्ज से, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेंगे, रिपेल भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से, तो अब क्या कर रहे हैं कैटायन, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है, जो एटम है आपका, या किसका एटम, एनायन का, तो एनायन है एक आपके पास, एक कैटायन है, तो एनायन की जो एटमॉस्फेयर है बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो जो कैटायन है वो क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और कैटायन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल भी करेगा। तो क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, यानी कि क्या होगा, तो पूरा एनायन नहीं घूमेगा, सिर्फ जहाँ से इसने अट्रैक्शन लगाया तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा कैटायन की तरफ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे इस तरह था आपका, अब ये चार्ज कैसा हो गया, इस तरह हो जाएगा, कैटायन की तरफ आ जाएगा, थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, पहले ये था एनायन आपका माइनस वाला और ये पॉजिटिव था आपका कैटायन, ठीक है। ये आप इसकी न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया इसने, पॉजिटिव होने के कारण इसको तो अट्रैक्ट किया, लेकिन इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस, इसका पॉजिटिव क्या होगा, ये रिपेल भी करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये क्या होगा, एक साइड से क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि जिधर इसने अट्रैक्शन लगाया इलेक्ट्रॉन पे वो इसकी तरफ चला जाएगा, बाकी ये ऐसे रह जाएगा। तो ये कैसा हो गया, डिफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, या फिर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, या इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं। यानी कि एनायन का क्या हो गया, आपका हो गया एनायन का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। एनायन का क्या हो गया, पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, दिस रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको बोलते हैं एनायन का पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजिंग पावर। चलिए अब आगे देखते हैं। सिमिलरली इसी तरह द एनायन ऑल्सो पोलराइजेज द कैटायन, इसी तरह एनायन भी क्या करेगा, कैटायन को पोलराइज करेगा, बट द इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल, लेकिन वो इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, क्यों होगा वो नेग्लिजिबल, क्योंकि कैटायन का साइज तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। द नेट रिजल्ट ऑफ दिस आयन पोलराइजेशन इज दैट, यानी कि जो नेट रिजल्ट होगा इस नेट आयन पोलराइजेशन का, इज दैट देयर अकर सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इसके रिजल्ट में ये होगा कि कुछ शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, कुछ शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, और इलेक्ट्रॉनों की जैसे शेयरिंग स्टार्ट हुई, अट्रैक्शन से शेयरिंग स्टार्ट हुई, शेयरिंग को क्या कहेंगे हम, कोवेलेंट, तो हम कह देंगे कि बॉन्ड क्या हो रहा है, पार्शियली कोवेलेंट कैरेक्टर में आ रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि बॉन्ड कैसा हो रहा है, पार्शियली कोवेलेंट कैरेक्टर में आ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं कि हमारा फजान्स ने कौन कौन से रूल्स दिए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो कोवेलेंट है और क्या कोवेलेंट है, ठीक है, और कितना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम फजान्स रूल से, चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो फजान ने रूल दिया, फजान ने कुछ रूल्स दिए ना, तो हमने पॉइंट में डिस्कस करने हैं उन्हें। तो नंबर 1 आपका है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का साइज़ जितना आपका छोटा होगा उतना ही क्या होगा कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आपको कोई भी कंपाउंड दिया, उस कंपाउंड का आप क्या देख लीजिए, कैटायन देख लीजिए। अगर कैटायन का साइज स्मॉल है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो वही है द स्मॉल कैटायंस बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी tend to distort or polarize the electron cloud of the anion to a greater extent, hence the compound containing, hence यानी कि इसका मतलब the compound containing small cations will have more covalent character। मतलब देखो एक वर्ड आ रहा है polarizing power और polarizability, तो क्या होता है ये देखो, जैसे आपका ये कैटायन है, ठीक है, एक आपका ये एनायन है, और आपको पता है एनायन क्या होता है, स्फेरिकल, मतलब सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल एटम है हमने स्फेरिकल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा इसके बाद, यानी कि ये जो है कैटायन का साइज़ छोटा है, ये क्या है आपका एनायन का साइज़ बड़ा है। समझिए ये जो है एनायन, इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और इसकी यहाँ पे इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की जो डिस्टेंस जो है, आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ज़्यादा है, मोर है ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, मोर है। तो क्या होगा, इसकी यहाँ पे पकड़ क्या होगी, कमज़ोर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे लूजली बाउंडेड होंगे, यानी कि लूजली बाउंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं दूसरी साइड, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका साइज़ बहुत छोटा है, यहाँ पे पकड़ मजबूत है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमेशा पोलराइजेशन किसका होगा,
एनायन का, पोलराइजेशन होगा एनायन का, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो हमने एक वर्ड लिखा है पोलराइजेशन ऑफ एनायन, यानी कि एनायन की क्या होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन। और जो आपकी पोलराइजेशन पावर है वो होती है कैटायन की, कैटायन के लिए यूज़ करते हैं पोलराइजेशन पावर, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, अब ये जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से शेप क्या हो जाएगी इसकी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी इसकी शेप। इलेक्ट्रॉन इसकी साइड आ गए, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयरिंग करने स्टार्ट हो गए। शेयरिंग जहाँ स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वहीं पे हम बोल देंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो चलिए ये बात अलग हो गई। तो पोलराइजेशन जो पावर है वो किसकी होती है, कैटायन की। पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन करने की कैपेसिटी, एनायन को पोलराइज्ड करने की कैपेसिटी किस में होती है, कैटायन में होती है। तो हम पोलराइजेशन पावर जो वर्ड यूज़ करें वो कैटायन के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसकी पोलराइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, कैटायन की। कैटायन की पोलराइजेशन पावर अच्छी होगी तभी तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो क्या होगा, आपका वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतनी सी बात ये बोला गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात बोली गई है कि अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिए गए हैं और उसमें अगर आपको स्मॉल साइज है किसका, कैटायन का, तो वो क्या कहोगे आप, स्मॉल साइज। हमेशा आपको ऐसे याद रखना है, शॉर्ट में आप रख सकते हो यार कि स्मॉल साइज होगा जितना कैटायन का, स्मॉल साइज होगा कैटायन का, उतना ही क्या होगा आपका, पोलराइजेशन पावर अच्छी होगी। पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर बोल रहा हूँ, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी, ठीक है। जितना आपका स्मॉल साइज होगा, साइज कितना होगा, स्मॉल होगा, यानी कि साइज स्मॉल है ये, साइज ऑफ कैटायन जितना स्मॉल होगा उतनी ही क्या होगी, पोलराइजेशन पावर क्या होगी, अच्छी होगी, और उतना ही क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीज होगा। यानी कि जितना है ना कैटायन का साइज छोटा उतनी पोलराइजेशन पावर अच्छी उसकी। क्यों अच्छी है, क्योंकि कैटायन तो छोटा है, यानी कि उसकी मजबूती से वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उतनी उसकी पोलराइजेशन पावर अच्छी होगी, उतनी क्या हो जाएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि एक LiCl है, एक NaCl है और एक KCl है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें से कौन किसमें क्या, ये सारे क्या है आपके आयनिक कंपाउंड है, ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। कैसे हैं ये आयनिक कंपाउंड से सभी आयन जनरेट हो जाते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि विच इज़ मोर कोवेलेंट, विच इज़ मोर कोवेलेंट, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, तो अब बताइए, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर देखो तो इसकी अब जब आयन जनरेट करोगे तो Li+Cl- Na+Cl- K+Cl-, ये जनरेट हो गया आयन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। अब देखें तो ये जो आपका कैटायन है, सॉरी जो आपका एनायन है, तो एनायन तो सभी में कैसा आ रहा है, सेम है, एनायन तो सभी में सेम है, तो एनायन को तो छोड़ दो। तो आपका एनायन क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा आपका, कैटायन। तो कैटायन आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। तो कैटायन में देखो एक Li है, एक Na और एक K है। आपको पता होता है क्या होता है, 3Li, ये क्या हो गया 11 Na, ये क्या हो गया 19 K, ठीक है। तो देखो साइज किसका छोटा होगा, जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजेशन पावर अच्छी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा। और मोर कोवेलेंट बोला है तो अच्छा कोवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज। सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज किसका होगा, सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज किसका होगा, LiCl का। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन हो जाएगा, LiCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद KCl। और ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ, आंसर भी रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ Li+, ठीक है, Li लिख दो खाली, लिथियम के स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, एक फैक्टर हो गया आपका। सेकंड जो रूल दिया है उसने, रूल नंबर 1 तो हो गया आपका, यानी कि फजान का रूल कहता है कि हमेशा कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो आयनिक कंपाउंड में कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वो कहता है चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। चलिए पहले नोट कर लिया होगा, मैं लिख लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट जो आपका रूल दिया है उसने, फजान ने बोला है कि अब एनायन का साइज, पहले हमने देखा कैटायन का साइज, तो कैटायन का साइज तो होना चाहिए स्मॉल, ठीक है। कैटायन का साइज जितना स्मॉल उतनी पोलराइजेशन पावर अच्छी, उतना ही आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब वो बोलेगा जितना एनायन का चार्ज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी अच्छी होगी, और पोलराइजेबिलिटी अच्छी होगी तो क्या होगा आपका, वो कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए फजान रूल की, जो है फजान रूल की दो बातें हैं। देखो फजान रूल की ना जो दो बातें हैं मेनली वो ये हैं, फजान रूल का जो कंक्लूज़न मैं बताऊँ आपको, वो कंक्लूज़न ये है कि फजान रूल क्या कहता है,
दो बातें बताता है, ठीक है। एक तो कैटायन को लेके और एक बताता है एनायन को लेके। तो कैटायन की तो क्या अच्छी होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, जबकि एनायन की क्या होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ें देखते हैं। तो इसीलिए जब मैंने कैटायन के लिए यूज़ किया था साइज ऑफ कैटायन, तो वहाँ पे बोला था कि जितना ज़्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी और उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहाँ पर हमने पोलराइजेबिलिटी वर्ड लगाया है क्योंकि एनायन की केस में हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पोलराइज हो जाता है, पोलराइज होने की एबिलिटी रखता है। ये किससे पोलराइज होता है, कैटायन से, थ्रू कैटायन। और कैटायन क्या करता है, पोलराइजिंग पावर रखता है, यानी कि किसी को पोलराइज करने की पावर, और किसी कौन है, एनायन है। चलिए यहाँ पर देखिए, लार्ज द एनायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ लार्जर एनायन द होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द न्यूक्लियस डिक्रीजेज। यही आपको बताया था। क्या होगा, जितना आपका क्या होगा, साइज बड़ा होगा किसका, एनायन का, उतना ही न्यूक्लियस की जो पकड़ है किस पे, इसके आउटर मोस्ट शेल पे वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगी इसकी पकड़, उतनी ही कमज़ोर होगी। और जितनी कमज़ोर होगी इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, किसके पास चले जाएंगे, यानी कि शेयरिंग करनी शुरू कर देंगे, किससे, कैटायन्स के साथ। तो हमेशा क्या होगा आपका, एनायन का साइज हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो, फॉर कंक्लूजन, कि जो होना चाहिए एनायन का साइज, एनायन साइज कितना क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा आपका, पोलराइजेबिलिटी होगी। कंक्लूजन ये लिख सकते हो आप, वन लाइन का। इसको भी ना याद रखो तो याद रखना, जितना एनायन का साइज बड़ा उतनी पोलराइजेबिलिटी होगी और उतना ही क्या होगा आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देकर आपको पूछा जाए कि एक है आपके पास LiF, LiCl, LiBr एंड Li, ये है, और पूछा जाए विच इज़ मोर कोवेलेंट, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। तो अब आंसर बताइए, कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा, कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो अगर आंसर की बात करें तो इसमें देखिए, कैटायन तो सबका सेम है, तो कैटायन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कैटायन सबका सेम है। अगर अलग होता तो हम पहले कैटायन ही देख लेते, कैटायन का साइज जितना छोटा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर्स आता। लेकिन कैटायन क्या इस बार सब में कॉमन है, तो हम कैटायन क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, एनायन को देखेंगे। एनायन यहाँ पर है F, यहाँ पर है Cl, यहाँ पे है Br और यहाँ पे है I, ठीक है। चाहे तो आप आयंस कर सकते हैं, बना सकते हो, Li प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब बात आई कि हमारा जो एनायन है, यानी कि FCl, Br, I, इसमें साइज़ किसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि कैटायन के केस में तो हम देखते हैं साइज़ छोटा, लेकिन एनायन के केस में क्या देखेंगे, साइज़ बड़ा, ठीक है। जितना साइज़ बड़ा उतना पोलराइजेबिलिटी अच्छी, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा। इसने पूछा मोर कोवेलेंट के लिए एनायन का साइज़ देख लेते हैं, किसका ज़्यादा बड़ा है। तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बड़ा साइज़ होता है आयोडीन का, क्योंकि सबसे नीचे आता है। साइज़ ऑफ किसका, आयोडीन का क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा कोवेलेंट। तो आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट कौन हो गया, Li, यानी कि लिथियम आयोडाइड, और उसके बाद हो गया आपका लिथियम Br, लिथियम Cl। इसी को अब इस सीक्वेंस में लगा लें तो इस तरह से ये आपका आंसर। और रीज़न भी लिख सकते हैं क्यों है इसका, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह का आपको क्वेश्चन मिले उस तरह से आप अटेंड करिए। अगर आपको दिख रहे हैं कि कैटायन सारे सेम है तो एनायन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एनायन डिसाइडिंग फैक्टर है तो एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, हमेशा बड़ा, ज़्यादा होना चाहिए। एनायन जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी अच्छी, उतनी उसकी क्या होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और अगर कैटायन क्या है, सारे एनायन सेम दिए हैं तो हमारा कैटायन डिसाइडिंग फैक्टर हो, कैटायन के केस में हम साइज देखेंगे छोटा, ठीक है, याद रखिएगा। तो फजान्स के एक तो दो ये बात निकल के आई कि फजान्स कहता है कैटायन और एनायन के लिए रूल्स दिया है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और जबकि एनायन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इसकी दो बातें ये भी समझ आ गई कि इसने क्या बोला है, एक तो इसका क्या, इसके केस में क्या होना चाहिए, कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, कैटायन साइज होना चाहिए छोटा और एनायन साइज होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। तो एक फैक्टर ये आया, एक फैक्टर ये आया। ये जो फजान्स रूल है ना, इसका हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, आप इतना भी याद रखोगे आपको सभी रूल याद, सारा पता चल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड आपका फैक्टर आता है, कौन सा, साइज ऑफ एनायन और कैटायन, ठीक है। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, साइज ऑफ कैटायन और एनायन को, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए,
चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है फजान रूल, ये कहता है हाई चार्ज ऑन द केटायन और एनायन। यहाँ मैंने दोनों पॉइंट एक साथ लिखा दिए, वैसे ही अलग अलग पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है आपका स्मॉल साइज ऑफ केटायन, दूसरा पॉइंट है आपका लार्ज साइज ऑफ एनायन, तीसरा पॉइंट है आपका लार्ज चार्ज ऑन यानी कि हाई चार्ज ऑन केटायन, एंड फोर्थ है आपका हाई चार्ज ऑन एनायन। तो दोनों पे ही हाई चार्ज आना है, सेम बात है, तो मैंने दोनों को एक करके लिखा है मर्ज करके, तो आपका हाई चार्ज ऑन द केटायन और एनायन। ठीक है, हाई चार्ज ऑन द केटायन और एनायन एक साथ ही लिख लीजिएगा आप कि या तो केटायन हो या एनायन हो, कोई भी हो आपका, दोनों पे अगर चार्ज ज़्यादा है तो वही क्या होगा आपका मोर कोवेलेंट होगा। कैसे? हायर द चार्ज ऑन द केटायन, जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज होगा, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, उतनी ही ज़्यादा केटायन की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी वो, बिकॉज द केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन मोर इजीली एंड स्ट्रांगली, यानी कि वो क्या करेगी, जितना ज़्यादा क्या होगा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा केटायन पे चार्ज होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। पोलराइजिंग पावर मतलब वो क्या करेगी, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा एनायन के ऊपर, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा। एक बात सुनो ध्यान से, जितना ज़्यादा चार्ज बड़ा होता जाता है केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज, मान लो ये क्या है आपका, ये केटायन है, इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये केटायन है, इस पे डबल पॉजिटिव है, ये केटायन है, इस पे ट्रिपल पॉजिटिव है, यानी कि जैसे जैसे आप देख रहे हो चार्ज बढ़ रहा है, केटायन का क्या हो रहा है, साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा तो आप सोचो यहाँ पे जितने न्यूक्लियस से डिस्टेंस थी वो कितनी थी, ज़्यादा थी, इसमें क्या हो गई, कम हो गई, इसमें क्या हो गई, और ज़्यादा, यानी कि क्या होंगे, मजबूत हो गए, बहुत स्ट्रांग हो गए। और जब स्ट्रांग हो गए तो ये तो किसी से भी ज़बरदस्ती क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, तो ये क्या होगा, इनकी टेंडेंसी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, यानी कि क्या करेंगे, किसी से भी ज़बरदस्ती क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, और वो किसी क्या है यहाँ पे एनायन है। और बात सुनिए, एनायन का क्या होता है, जैसे ये आपका एनायन है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये आपका एनायन है, इस पर डबल नेगेटिव है, और ये आपका एनायन है, इस पर ट्रिपल नेगेटिव है। आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा एनायन क्या करता है, चार्ज लेता जाता है, उतना ही क्या होता है उसकी, जितना ज़्यादा एनायन चार्ज लेता जाता है उतना ही उसका साइज़ बढ़ता जाता है। तो ये जब आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ की डिस्टेंस देखो कम है, यहाँ की और ज़्यादा है, और यहाँ की और ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा इसकी डिस्टेंस होगी उतनी तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, तभी तो क्या करेंगे, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे किससे, केटायन से। तो ये बात है, इसलिए क्या होता है आपका कंक्लूजन, ये कहता है कि चार्ज ऑन एनायन और केटायन दोनों अलग अलग बातें मैंने मर्ज करके लिखा है, जितना ज़्यादा होगा, ये आपने समझ लिया होगा अब तो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही क्या होगी उसकी पोलराइजिंग पावर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, केटायन के लिए। और रिस्पेक्टिवली लिख रही हूँ मैं, सॉरी एनायन है ना, तो यहाँ पे आएगा पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी इसी सीक्वेंस में लिखा है, चार्ज ऑन एनायन जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी अच्छी होगी, और केटायन भी साथ में लिखा है, तो केटायन के लिए हो गया पोलराइजिंग पावर। ठीक है, उतनी ही अच्छी होगी, और जितनी पोलराइजिंग पावर अच्छी होगी उतना ही क्या होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। तो ये कंक्लूजन याद रखिएगा। एक एग्जांपल देखें तो, अगर एग्जांपल देखें कि एक है आपके पास NaCl, ठीक है, एक है आपके पास एक है आपके पास MgCl2, और एक है आपके पास AlCl3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि विच इज़ मोर कोवेलेंट। मैं एग्जांपल आपको इसलिए देकर समझा रही हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ मोर कोवेलेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे क्या है, Cl, यहाँ पे देखो अगर Cl देखा जाए, यानी कि जो फैक्टर देखा जाए कौन सा, एनायन वाला, तो एनायन तो सेम है, लेकिन केटायन पे देखा जाएगा, तो अगर इसके हम चार्ज करें तो Na प्लस होगा, Cl क्या होगा -1, ये क्या होगा +2, ये क्या होगा -2, ये होगा +3, और ये -3। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है +1 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका चार्ज देखा जाए तो इस तरह से इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब क्या होगा इसमें, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, देखो जरा किसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें चार्ज देखें, Na के पास +2 है, Mg के पास +2 है, Al के पास कितना है, +3 है। ठीक है, -1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे किसका ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका तो -1 ही होगा ना। ठीक है, यहाँ पर भी चलिए अब देखो चार्ज किसका ज़्यादा हो जाएगा,
बताइए, चार्ज आपका देखा जाए तो कैटायन का इसका ज़्यादा है, तो इसका चार्ज ज़्यादा हो जाएगा आपका एल का, और फिर हो जाएगा आपका Mg का, और फिर होगा आपका Na का। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट हो गया आपका AlCl3, क्योंकि इस पर क्या है, चार्ज आपका ज़्यादा है कैटायन पे, और फिर उसके बाद होगा आपका MgCl2, और देन आपका होगा NaCl। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पे कैटायन का चार्ज देखा, एनायन पे तो सिमिलर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला कैरेक्टर हो गया। यानी कि एक बात और आ गई निकल के यहाँ से कि कैटायन का साइज़ तो क्या होना चाहिए, छोटा, एनायन का साइज़ बड़ा, और आपका चार्ज किस पर, चार्ज ऑन कैटायन भी बड़ा होना चाहिए, और फोर्थ है आपका चार्ज ऑन एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, दोनों को समझा चुके। अब फिफ्थ आता है आपका एक और टर्म, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपना एक और टर्म, फोर्थ है इसके अकॉर्डिंग, वो तो मैंने वहाँ पे अलग लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट फैक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड कर सकता है, ठीक है, आपका फोर्थ। तो इन केस ऑफ टू कैटायंस, अगर कोई दो कैटायंस हैं हैविंग द सेम साइज और चार्ज, ये कब यूज़ करना है, जब आपके दोनों कैटायन क्या हो, आपके सेम साइज हो उन पे और सेम ही चार्ज हो, ठीक है, तब यूज़ करने वाले कॉन्सेप्ट। अगर आपका साइज़ पहले, तो सबसे पहले देखोगे आप कैटायन का साइज़ वाला फैक्टर, कैटायन का साइज़ नहीं देख पा रहे हो तो एनायन का साइज़ देखो। उसके बाद थर्ड फैक्टर है आपका चार्ज देखो कैटायन के ऊपर, कैटायन का चार्ज नहीं देख पा रहे हो तो एनायन का देखो। और इन सब में भी कोई काम नहीं कर रहा है फैक्टर, आपके पास दो ऐसे कैटायन है जिनका साइज़ भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तब आप ये वाला फैक्टर लगा के देखोगे, द वन विद स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका इस तरह से, NH2 NP6 और ND10, ये होता है आपका कॉमन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनके लास्ट में ये आना चाहिए, यानी कि टोटल आपके हो जाते 18 इलेक्ट्रॉन। तभी तो बोला उसने कि विद 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल, ये N क्या है आपका, वेयर N आपका क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कैसे होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो क्या रखेगा, ग्रेटिंग पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू अदर विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। किससे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा, दूसरे द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है हमने, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे कंपेयर करें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले से कौन ज़्यादा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो जिसमें आपको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होगा ना, वो वाला क्या होगा आपका, ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, जैसे जैसे आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। कैटायन की बात करें हम क्योंकि, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। जैसे आपकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखोगे आप, जिसका आपका स्यूडो नोबल गैस का होगा, फॉलो करेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका कैटायन फॉलो करेगा। अगर कैटायन ऐसे कैटायन है जिसका साइज़ भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो आप कौन से फैक्टर देखोगे, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसका कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, दोनों एटम का कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद होंगे, एटॉमिक नंबर याद हो तो कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 से करके, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप, उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देख लोगे जिसका इस तरह से आ रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 वाला, यानी कि इस तरह से, यानी कि थर्ड है तो थर्ड 4 5 6 N की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 2 3 4 कितनी हो सकती है, 2 भी सॉरी यहाँ तो 3 ही होगा ना, क्योंकि N तो सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया। और इसके बाद अगर शॉर्ट ट्रिक के लिए बताऊँ एग्जाम्पल आपको, तो आपको 6 आप ऐसे एलिमेंट याद करो जो होते हैं, अगर आएगा तो इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके होते हैं, देखो ये वाले, और होता है आपका यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएंगे, ठीक है। आयनिक होते हुए भी कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएंगे। तो अगर ये दिख रहे हैं आपको तो कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन पर टिक कर लीजिए। और अगर ये नहीं है, इनसे अलग कोई हो रहा है,
तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई और भी दूसरे हैं और ये भी दिए हैं साथ में, तो इन भी टिक करना है, इनमें से कोई भी आपका, और इनमें से अगर 2 आ रहे हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा साइज चार्ज के अकॉर्डिंग भी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसी तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना तो आता ही है, उसी के बेस पर देख लेते हैं। जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है वो उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखेगा और वो उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये थी कोवेलेंट कैरेक्टर की बात। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाने के लिए दे दिया जाए, ये तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर का तो बना लेंगे, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर का यहाँ से हम देख लेंगे नॉर्मल गैस ये देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्या होगा, स्यूडो नोबल गैस बनेगा, वैसे क्या हो जाएगी आपकी ये क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका फजान रूल का जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए, और आपका जो क्या होता है, किस तरह से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का। तो आपको पता होगा आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि कोवेलेंट जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो जो भी आपने ये रूल्स लगाए हैं इनसे अपोजिट करना है। आप निकाल लो सबसे पहले कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, जो ज़्यादा कोवेलेंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फजान रूल, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया, बस एक लास्ट आपकी बात हो रह गई है। जैसे जैसे आपका क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो आप पता लगा लोगे इन सब रूल्स को फॉलो करके, ठीक है। जैसे अब आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का पता चल जाएगा, तो जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या होगा आपका, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, सॉल्युबिलिटी क्या है आपका, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पे बन सकते हैं। पहले आप कोवेलेंट कैरेक्टर देख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी अगर पूछे इन सब कंपाउंड में, यही जैसे एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल देखिए, पूछे इनमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो पहले कोवेलेंट कैरेक्टर देख लो, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा उसका अपोजिट उल्टा बना देना सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और जैसे जैसे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं। वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाते हैं, डिक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। क्यों होंगे डिक्रीज़, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बॉन्ड से, तो उनको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। ज़्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, उतने क्या होते हैं, इनका इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, शेयरिंग से बने होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, तो क्या होते हैं, ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थर्ड बात अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा आपका, कलर नेचर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीमेंट होती जाएगी, यानी कि कंपाउंड में कलर नेचर आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी जा रही है। बाकी आपका मेन फजान रूल्स और फजान रूल्स के पॉइंट अगर लिखने के लिए आता है तो ऐसे लिखोगे, और आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि कंपाउंड में से बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, किसका कलर नेचर जाता है, तो आप बता सकते हो। ये क्या हो रहा है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड कैरेक्टर जैसे बढ़ रहा है कलर नेचर बढ़ेगा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे बढ़ रहा है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी आपकी डिक्रीज़ होगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक फजान रूल्स। इससे रिलेटेड मैंने जितना भी आपका था यहाँ पर सब कवर हो गया। क्वेश्चन आप लगा के देख लीजिएगा, अदरवाइज आपकी यूनिट कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।